हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल फॉर योर एग्ज़ाम्स। एंड जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्लासेस हमारी पूरी हो गई है, जिसे हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, तो मेरा पहले क्लास अपलोड करने का यही मोटिव था कि आप सभी लोग उसके लिए प्रिपेयर कर लें। मैंने उस वीडियो के कमेंट्स भी पढ़े और उन सभी के रिप्लाई भी मैंने कर दिए हैं। तो कुछ बच्चों का था डाउट कि उनमें वो जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें एक्सप्लेन करें, तो उसके लिए पर्टिकुलरली एक वीडियो लेके आना इज़ नॉट सेंसिबल। तो मैंने उसके लिए उस वीडियो का अपलोड शॉर्ट्स जो है उसका वो अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं, या अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में लग रहा है कि इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने कम दे रखी है, सो आप कमेंट्स कर दीजिए उसके नीचे, उस वीडियो के नीचे आप अपना कमेंट डाल दीजिए। मैं उसका जो भी है, उस वीडियो का जो भी आंसर रहेगा, जो आप सफिशिएंट रहेगा अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए, वो मैं अपलोड कर दूँगी। ठीक है। तो अब अगला जो हमारा मेरे ख्याल से 3 जून को जो एग्ज़ाम है वो है मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स का। और इसकी भी मेरे ख्याल से 2 क्लासेस रहेंगी, एक आज अपलोड होगी, एक कल, क्योंकि परसों तो हमारा एग्ज़ाम है एसडी का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो मेरा आज वीडियो डालने का ये है कि आज भी आप हो सके तो दोनों को, इन 2 दिनों में दोनों को साइड बाय साइड लेके चलो। मतलब 3 से 4 घंटा उसे पढ़ लो, 3 से 4 घंटा इसे पढ़ लो, ताकि आपका 2 और 3 को एग्ज़ाम जो है काफ़ी अच्छे से निकल जाए। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारी क्लास को शुरू करेंगे। कोई भी डाउट आपको है, कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रही है, तो कमेंट्स में आप वो लिख दीजिएगा, मैं ट्राई करूँगी उसको सॉल्व करने की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। डिस्कस द फीचर्स, सिग्निफिकेंस बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के क्या फीचर्स, सिग्निफिकेंस एंड बेनिफिट्स हैं। देखो, मैंने तो इसमें पर्टिकुलरली एक्सप्लेन किया कि क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। एग्ज़ाम में अगर ऐसे आ जाए, आपको याद ना रहे, मेरा इन आंसर्स को एक्सप्लेन करने का सिर्फ एक मोटिव है कि कोई तो बात ऐसी होगी जो आपको टच करेगी, कोई तो बात आपको ऐसी रहेगी कि एग्ज़ाम में कि हाँ ऐसा शायद उन्होंने बताया था, तो वो अगर आपको वहाँ टच हो जा रहा है, वही मेरा मेन मोटिव है कि आपको आंसर राइटिंग जब आप करो तब आपको कोई पॉइंट टैकल करे जिससे आप उसकी आंसर की लेंथ बढ़ा पाओ। यही मेरा मोटिव है। हर चीज़ को याद करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो कम से कम 5 से 6 पॉइंट, और ये तो एक क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा, लेकिन मैंने इसे काफ़ी एक्सप्लेन किया। अब ये मत कहना कि इसे इतना एक्सप्लेन क्यों कर दिया जब 10 नंबर का आना है। मेरा मोटिव ये है कि जो भी आपको आसान पॉइंट लगे आप वो याद कर लो। ठीक है, अब शुरू करते हैं क्लास को। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी एम्प्लॉय की हम नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज़ और उसकी पूरी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, एचआरडी जो फोकस करता है वो करता है डेवलपिंग एम्प्लॉयज़। वो अपने एम्प्लॉयज़ को इस डेवलप करता है थ्रू ट्रेनिंग से। वो मतलब ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की एबिलिटीज़ पे काम करते हैं, स्किल्स उसको नए नए हम सिखाते हैं, दैट इज़ ट्रेनिंग। उसको मोटिवेट करना, उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परफॉर्मेंस अप्रेजल, आगे आएगा क्वेश्चन। और सेमिनार्स लेके आते हैं ताकि वो उन चीज़ों से सीखे। ठीक है, और ये हेल्प करता है, एचआरडी जो है ये हेल्प करता है ताकि जो हमारे एम्प्लॉई हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो काफ़ी एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाए, और उनके इस तरीके से उनकी ऐसी परफॉर्मेंस से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ग्रोथ और सक्सेस होना, यही है एचआरडी। और इसका फीचर्स क्या है, देखो, डेवलपमेंट जो है ना वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस रहता है और ग्रोथ एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। जब भी हम किसी की डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, उसमें हमें लगातार लगना पड़ेगा, और एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। एचआरडी कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, लेकिन एक कॉन्टिन्यूस और एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो एक एम्प्लॉय की वर्किंग लाइफ के दौरान चलता रहता है। ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली ऑर्गेनाइज करती है ट्रेनिंग्स को, वर्कशॉप को, सेमिनार्स को और लर्निंग प्रोग्राम्स को, ताकि वो एम्प्लॉय की कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर पाए। जिस हिसाब से आज की मॉडर्न बिजनेस जो नीड्स है वो बदलती जा रही है, या जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनके हिसाब से हम उनको ट्रेन करते जाएं एम्प्लॉयज़ को। और जो कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट, जब किसी पर्सन की कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट होती रहेगी तो वो जो एम्प्लॉय है या जो वो पर्सन है वो हमेशा अपडेटेड रहेगा किसी भी टेक्नोलॉजी को लेके या कोई भी बिजनेस नीड्स के रिगार्डिंग, वो हमेशा अपडेटेड रहेगा। उसमें मॉडर्न स्किल्स आ जाएंगी और नॉलेज भी उसकी अच्छी खासी डेवलप हो जाएगी। ये इट ऑल्सो इम्प्रूव्स देयर कॉन्फिडेंस।
जब हम उनकी डेवलप किसी की भी, अगर आप मान लीजिए कि आपकी अगर डेवलपमेंट हो जाती है, आपको पता है कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है, बिजनेस की क्या ज़रूरतें हैं, तो आप में ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, ठीक है। इट इम्प्रूव्स देयर कॉन्फिडेंस एंड एफिशिएंसी एंड वर्क एट वर्क। और जब इतना कॉन्फिडेंस होगा तो ये तो बात है ही कि उनके काम में एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और एक सिस्टमेटिक एचआरडी प्रोसेस इंश्योर करता है कि एम्प्लॉय की ग्रोथ हो, वो एक प्लान्ड एम्प्लॉय ग्रोथ हो, और लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस उनका मेन मोटिव रहेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज फोकस ऑन एम्प्लॉय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एम्प्लॉय की ग्रोथ पे और डेवलपमेंट पे भी फोकस रखता है एचआरडी। मेन फोकस फीचर ऑफ द एसआरडी इज इट्स फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय की पूरी डेवलपमेंट पे ये फोकस करता है। नॉट ओनली इम्प्रूव्स उनके सिर्फ टेक्निकल नॉलेज या जॉब रिलेटेड स्किल्स को ही इम्प्रूव नहीं करता, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनके लीडरशिप क्वालिटीज़, उनकी क्रिएटिविटी, उनके डिसीजन लेने की जो एबिलिटीज़ है, उन सब को डेवलप करके चलता है एचआरडी, ठीक है। एचआरडी अपने एम्प्लॉय को काफ़ी वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स की तरह देखता है और उनके ग्रोथ के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी करता है, चाहे वो उनकी पर्सनल ग्रोथ हो या प्रोफेशनल हो। बाय डेवलपिंग एम्प्लॉयज़ पोटेंशियल, अगर वो किसी भी एम्प्लॉय का पोटेंशियल डेवलप करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन जो है काफ़ी स्किल्ड और कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स को ला सकती है, जो आज के जो प्रेजेंट और फ्यूचर के जो चैलेंजेस हैं उन्हें टैकल कर सकती है, उनसे आगे निकल सकती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। एचआरडी एम करता है, उनका जो मेन फोकस रहता है वो कि एम्प्लॉय के गोल्स को बैलेंस करके चलना ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। ये हेल्प करता है एम्प्लॉय अचीव करे कैरियर ग्रोथ, उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन और उनकी खुद की डेवलपमेंट, लेकिन साथ के साथ वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करके चलते हैं ताकि बैलेंस बना रहे दोनों के बीच में। जब एम्प्लॉय को, मतलब किसी भी एम्प्लॉय, अब मान लीजिए आपको भी अगर पता है, आप सोचिए कि आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं और वो जो कंपनी है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपके पर्सनल गोल्स को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को बैलेंस करके चल रही है, तो आपको खुद को अच्छा फील होगा कि हाँ यार मैं एक अच्छी कंपनी में हूँ, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरे गोल्स कनेक्टेड है इस कंपनी की सक्सेस के साथ। तो यही है कि एम्प्लॉय फील दैट देयर पर्सनल गोल्स आर कनेक्टेड विद द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। जब किसी को ये पता चलता है तो कोई खुद बहुत मोटिवेटेड फील करता है, खुद को कमिटेड फील करेगा अपने काम को, वो काम ज़्यादा करेगा कि उसे पता है कि हाँ मैं इनके सक्सेस में मेरा भी रोल है, ये ऐसा टाइप। दिस इंटीग्रेशन क्रिएट्स अ पॉजिटिव वर्क कल्चर। ये जो इंटीग्रेशन है दोनों का, जो बैलेंस करके चल रहे हैं, इससे एक पॉजिटिव वर्क कल्चर बनता है जो कोऑपरेशन को बढ़ाता है बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द मैनेजमेंट, ठीक है। चौथा पॉइंट हम करेंगे क्रिएशन ऑफ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट। यहाँ पे हमने देखा कि एक अच्छा वर्क कल्चर, एक अच्छा वर्क इन्वायरमेंट बनता है। एचआरडी कंट्रीब्यूट्स टू बिल्डिंग अ हेल्दी एंड सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब किसी की एम्प्लॉय की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं, उनके बीच में इंटीग्रेशन है, चाहे मैनेजमेंट और एम्प्लॉय की बात कर लें, उनके पर्सनल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स बैलेंस करके वो चलते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी सपोर्टिव हो जाता है। और एक हेल्दी और सपोर्टिव जब इन्वायरमेंट है किसी का काम करने के लिए, तो वो बेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी। तो इससे क्या है, टीम वर्क बढ़ता है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं, ट्रस्ट बिल्डअप होता है, मोटिवेशन बढ़ता है, और रिलेशनशिप्स जो हैं एम्प्लॉय के ऑर्गेनाइजेशन के साथ काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। एम्प्लॉय फील रिस्पेक्टेड और वैल्यूड। एम्प्लॉय को काफ़ी रिस्पेक्टेड और वैल्यूड ऐसा महसूस होता है जब ऑर्गेनाइजेशन उनकी डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करती है। एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट, एक अच्छा वर्क इन्वायरमेंट जब मिलेगा, इससे एम्प्लॉय का मोरल बढ़ता है, स्ट्रेस कम होता है, कन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं, क्योंकि एक हेल्दी और पीसफुल वर्क इन्वायरमेंट जब बनेगा तो कन्फ्लिक्ट होंगे ही नहीं, और जिसकी वजह से पूरी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसकी वजह से डिसिप्लिन मेंटेन होता है और एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन भी मिलती है काम करके। मैंने 4 पॉइंट बता दिए, उसमें 2 पॉइंट आप कोई भी कर लेना अच्छे से, और इतना सिग्निफिकेंस और बेनिफिट भी देखेंगे तो इतने में 6 से 7 पॉइंट हम कवर कर लेंगे, जो मोर देन इनफ है 10 नंबर के लिए। सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो क्या सिग्निफिकेंस है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की? पहला, इम्प्रूव्स एम्प्लॉय एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी।
मैंने आपको बार बार बताया कि जब कोई भी उनकी ग्रोथ को लेकर चलेगा, उनको उनकी डेवलपमेंट को देख के चलेगा, वेदर इट इज़ इकोनॉमिक और पर्सनल, तो उनकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। जब उन्हें रियलाइज़ होगा कि उनकी जो पर्सनल गोल्स है वो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस से जुड़े हुए हैं, तो वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे। ठीक है। HRD प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन इम्प्रूविंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बाय इंक्रीजिंग देयर नॉलेज एंड स्किल्स थ्रू ट्रेनिंग प्रोवाइड करके या डेवलपमेंट प्रोग्राम, सेमिनार्स, ये सब करके एम्प्लॉय मॉडर्न टेक्निक्स को सीखता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स को सीखता है और अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए कुछ अच्छे तरीकों को भी सीखता है। जो स्किल्ड एम्प्लॉय होंगे वो अपने काम को ज़्यादा एक्यूरेटली और ज़्यादा क्विकली कंप्लीट कर पाएंगे, जिसकी वजह से ये बात जाहिर है कि उनकी काम में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और जो एरर्स हैं वो कम होंगे, गलतियां भी वो लोग कम करेंगे, क्योंकि उन्होंने, अब मैंने पहले ही आपको बताया कि वो नॉलेज और स्किल, HRD जो है अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस उनके नॉलेज और स्किल को इम्प्रूव करके बढ़ाती है, चाहे वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो, सेमिनार्स प्रोवाइड करके हो, वर्कशॉप्स लगा के हो या डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करके हो। एम्प्लॉय को नए टेक्निक्स, अच्छे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स और काफ़ी अच्छे तरीके बताते हैं कि वो कैसे किसी टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और एक स्किल्ड जो वर्कर है, स्किल्ड जो एम्प्लॉय है, वो ज़्यादा जल्दी काम को अच्छे से कंप्लीट करेगा, एक्यूरेटली करेगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एरर कम हो जाएंगे। ज़्यादा एफिशिएंसी ऑल्सो इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एफिशिएंसी उनकी ज़्यादा है, इसकी वजह से वो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और सर्विसेज जो ऑफर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट इज हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट टू चेंज। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑपरेट हो रही है ना रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट ड्यू टू, आज की जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका इन्वायरमेंट काफ़ी जल्दी फटाफट चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजीज नई हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ग्लोबलाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, मार्केट का कंपटीशन इतना ज़्यादा हो रहा है, तो HRD जो है वो हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो अडेप्ट कर लें उन चेंजेस को। कैसे कर लेंगे? क्योंकि वो ट्रेनिंग वगैरह तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, वो डेवलपमेंट प्रोग्राम भी लेके आ रहे हैं, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहे हैं। इस तरीके से वो नई टेक्नोलॉजीज़ में अडेप्ट कर लेंगे उसे। एम्प्लॉय जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, इनोवेटिव हो जाता है और नई टेक्नोलॉजीज़ और वर्क मेथड्स को हैंडल कर लेता है। ऑर्गेनाइजेशन जिसकी HRD सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो ज़्यादा इफेक्टिवली अडॉप्ट कर लेती है इन्वायरमेंटल चेंजेस को या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को और मार्केट के अंदर अपना दबदबा बनाए रखती है, अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को बनाए रखती है। तीसरा, इंक्रीज एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। जब मैंने आपको इसका पहले फीचर समझाए थे तब भी मैंने आपको बताया था, एम्प्लॉय को जब ये पता चलता है कि उनकी कंपनी काफ़ी उनको वैल्यू कर रही है, उनको रिस्पेक्ट कर रही है, तो उससे एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ता है और उसको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है। व्हेन ऑर्गेनाइजेशन जब इन्वेस्ट करती है एम्प्लॉय के डेवलपमेंट में, जब वो वर्कर है उसे बहुत मतलब अच्छा लगता है, वो फील करता है कि हाँ मैं भी इंपॉर्टेंट हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अप्रिशिएटेड फील करता है। HRD प्रोग्राम्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कैरियर ग्रोथ। HRD का जो प्रोग्राम है उसके अंदर एक एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है उसके कैरियर ग्रोथ के लिए, उसके प्रमोशन के लिए, दैट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल हम आगे पढ़ेंगे, लर्निंग, उसकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, एक सेकेंड, विच इंक्रीजेज एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से एम्प्लॉय का मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और मोटिवेटेड एम्प्लॉय परफॉर्म बेटर एंड शो ग्रेटर कमिटमेंट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। वही बात आ रही है बार बार, लेकिन उस लाइन को थोड़ा तोड़ मरोड़ के लिखा जा रहा है। हायर जॉब सेटिस्फैक्शन, ज़्यादा जॉब सेटिस्फैक्शन जो है, अच्छी अगर जॉब सेटिस्फैक्शन किसी को मिल गई ना, उसका एब्सेंटिज्म भी कम हो जाएगा। अब आगे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि अगर हमें एब्सेंटिज्म कम करना है तो क्या करना चाहिए, तो बस यही पॉइंट्स बार बार वही पॉइंट लिख दो। ऑर्गेनाइजेशन अगर उनके इन्वेस्ट करेगी उनकी डेवलपमेंट में तो उनको अच्छा लगेगा, उनको अप्रिशिएटेड फील होगा, तो उनकी ऐसे प्रोग्राम्स HRD लेकर आएगी जिनसे उनके कैरियर ग्रोथ हो, प्रमोशन हो, उनकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो, जिसकी वजह से उनका मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये बातें खुद पर लेके चलनी है आपको, ठीक है। मोटिवेटेड जो एम्प्लॉय है वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा, ज़्यादा कमिटमेंट शो करेगा टुवर्ड्स उनके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, और जब ज़्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगी किसी को तो उसकी वजह से उनका एब्सेंटिज्म भी कम होगा, स्ट्रेस कम होगा और डिससेटिस्फेक्शन भी उनकी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एक प्रोडक्टिव वर्कफोर्स
देखने को मिलेगी। फोर्थ वन इज स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। HRD contribute directly to organizational development by creating a skilled, knowledgeable, efficient workforce. HRD ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में भी डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है अपनी एक अच्छी वर्कफोर्स, स्किल्ड वर्कफोर्स, नॉलेजेबल वर्कफोर्स को लाकर वो ये सब डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन विद इफेक्टिव HRD, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिव HRD प्रैक्टिसेस है उनकी वो हायर प्रोडक्टिविटी को अचीव कर सकते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग और डिसीजन लेने की जो कैपेबिलिटीज़ है वो भी उनकी अच्छी होगी। HRD ऑल्सो हेल्प इन बिल्डिंग लीडरशिप क्वालिटीज़ अमंग एम्प्लॉयज़। ये सब हमने देख लिया, फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, ये सब ठीक है। अब बेनिफिट क्या है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के? तो पहला, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। HRD इंप्रूव करेगा ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय एनहांसिंग एम्प्लॉय एफिशिएंसी को बढ़ा के, उनकी क्रिएटिविटी और टीम वर्क को अच्छा करके एक ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस को हम इंप्रूव कर देंगे। एम्प्लॉय हु रिसीव प्रॉपर ट्रेनिंग, वो एम्प्लॉय जिन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स मिल रहे हैं, वो ज़्यादा कैपेबल है ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव करने में और उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में। इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस जो है, जो अच्छे एम्प्लॉय हैं, मतलब जिनकी डेवलपमेंट हो चुकी है, मान लीजिए उनके अंदर अच्छे स्किल्स हैं, उनके अंदर नॉलेज अच्छी है, वो ज़्यादा मतलब बेटर परफॉर्म करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी में, प्रॉफिटेबिलिटी में और कस्टमर सेटिस्फेक्शन में। इसीलिए HRD हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो बेटर रिजल्ट्स अचीव कर पाए और लॉन्ग टर्म सक्सेस को भी अचीव कर ले। रिडक्शन इन एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। Employees prefer to work in an organization that provide growth opportunities. कोई भी एम्प्लॉय है, चाहे हम खुद पे लेकर चले, तो कोई भी पर्सन जो है वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना प्रेफर करेगा जहाँ पे उसकी ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो और जो उनकी डेवलपमेंट को साथ में लेके चले कि हाँ, इनकी डेवलपमेंट से ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस है और उनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी ध्यान दें। तो HRD प्रोग्राम इंक्रीजेज, HRD के जो प्रोग्राम्स हैं वो इंक्रीज़ करते हैं एम्प्लॉय की लॉयल्टी और सेटिस्फेक्शन को, जिसकी वजह से एम्प्लॉय टर्नओवर कम होता है, एब्सेंटिज्म कम होता है, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा कमिटेड फील करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है अपने करियर एडवांसमेंट के लिए और पर्सनल ग्रोथ के लिए। और रिड्यूस टर्नओवर जो है वो सेव करता है रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग कॉस्ट को एंड हेल्प मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी। Development of future leaders. HRD help identify talented employee and prepare them for future leadership roles through leadership training, management development programs and career planning. HRD जब इतना सब कर ही रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को लेके, तो उन्हें ये पता चल जाता है कि हाँ, ये टैलेंटेड एम्प्लॉय है और उन्हें लेके वो फ्यूचर लीडरशिप के लिए उन्हें प्रिपेयर करते हैं, लीडरशिप ट्रेनिंग देते हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देते हैं, कैरियर प्लानिंग की वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नीड कैपेबल लीडर्स टू मैनेज फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक सेकेंड, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये एक सेकेंड, इसका इशू ही है मेरे को। ऑर्गेनाइजेशन नीड्स कैपेबल लीडर्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे लीडर्स चाहिए ताकि वो फ्यूचर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और चैलेंजेस को टैकल कर पाएँ, अच्छे से मैनेज कर पाएँ। और HRD डेवलप करता है किसी भी एम्प्लॉय की डिसीजन मेकिंग को, कम्युनिकेशन स्किल्स को, लीडरशिप स्किल्स को और अमंग एम्प्लॉय, ensuring the availability of competent managers and executives in the future। ठीक है। improves ऑर्गेनाइजेशन इमेज एंड रेपुटेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन फोकस करेगा किसी भी एम्प्लॉय के डेवलपमेंट में, उसकी सोसाइटी में एक पॉजिटिव रेपुटेशन होगी। और स्किल्ड एम्प्लॉय बेटर परफॉर्मेंस और एक हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट इंप्रूव करेगा ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिक इमेज को। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्ट करेंगी टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को, जो कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाएगी कस्टमर्स में और स्टेक होल्डर्स में। और गुड ऑर्गेनाइजेशनल रेपुटेशन जो होगी, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी रेपुटेशन है मार्केट में, उसकी वजह से उनका ट्रस्ट, उनकी गुडविल और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ेगा मार्केट के अंदर। दिस इज ऑल अबाउट HRD। Human resource development is an essential process for improving capabilities and organizational effectiveness. It focuses on the continued learning, employee growth, motivation, and organizational development. HRD benefits both employees and organization by increasing productivity. वही बार बार पॉइंट आ रहे हैं
आप पढ़ लीजिएगा, ये कंक्लूजन है आपका, ठीक है, दिस इज कंक्लूजन। पीडीएफ के लिए काफ़ी मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, तो पीडीएफ का ये मेरा ना देने का बेसिकली ये मतलब है कि आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से एक बार तो मेरे से सुनो, अगर नहीं भी सुनना तो एटलीस्ट खुद पढ़ लो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ मेहनत आप भी करोगे। अगर आपको पकी पकाई खीर मिल रही है तो दैट इज़ नॉट आई थिंक गुड फॉर यू एंड योर एग्ज़ाम। मुझे ये लगता है कि आपको यहाँ से स्लाइड से आपका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप जहाँ से भी देख रहे हो, और उन्हें आप अगर नहीं समझ रहा है तो एटलीस्ट एक बार आप लिख के देखो। टाइम नहीं भी है तो भी आपको करना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए। अगर मैं सीधी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँ, जो कि मुझे लगता है कि मुझे नहीं करनी चाहिए, बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स, पता नहीं आगे मैं क्या करूँ क्या नहीं। लेट्स गो ऑन द सेकंड क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन हमारा, डिफाइन CSR काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। जो भी क्वेश्चंस करवाऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैंने इनकी लेंथ ज़्यादा रखी है, बार बार बता रही हूँ कि आपको कोई भी पॉइंट अच्छा लगे वो आप करो, ठीक है। डिफाइन CSR, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। CSR क्या है? ये एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी बिजनेस की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, सोसाइटी और इन्वायरमेंट के तरफ। इसका मतलब ये है कि कंपनीज को सिर्फ अपना प्रॉफिट बनाने के लिए काम नहीं करना चाहिए, लेकिन इसलिए करना चाहिए कि वो कंट्रीब्यूट कर सके सोशल वेलफेयर के अंदर, समाज का भला करने में, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में, हमारे वातावरण को सुरक्षित रखने में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। दैट इज़ द मेन मोटिव, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम क्यों करे, क्या, ताकि उनकी इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हो जाए। लेकिन CSR का मतलब ये है कि उनका सोशल वेलफेयर भी उनका मतलब मेन मोटिव होना चाहिए, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी। CSR इनकरेज करता है बिजनेसेस को कि वो अच्छे से ऑपरेट हो, रिस्पॉन्सिबल वे में हो, सस्टेनेबल मैनर में हो, वाइल कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ, लेकिन साथ के साथ अपने एम्प्लॉयज़ का, कस्टमर्स का, कम्युनिटीज़ का और पूरी सोसाइटी का ध्यान रखते हुए, उनका हित किस में है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, CSR इज द कॉन्टिन्यूइंग कमिटमेंट ऑफ बिजनेसेस। ये एक लगातार दी जाने वाली कमिटमेंट है बिजनेस की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। वो कंट्रीब्यूट करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, लेकिन वो इम्प्रूव भी करेंगे, चाहे वो उन एम्प्लॉयज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ में, लोकल कम्युनिटीज़ की और सोसाइटी एज अ होल, उन सब की क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में। 4 टाइप्स है CSR के। पहला है इन्वायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इन्वायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी फोकस करता है हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में, जो इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रही हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ के, उनको कम करने में, और कंपनीज को मोटिवेट करने में कि वो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करे, जैसे कि पोल्यूशन को कम करे, कंजर्व करे एनर्जी और वाटर को, रिसाइकलिंग वेस्ट और रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करें। बिजनेसेस ऑल्सो सपोर्ट ट्री प्लांटेशन। जो बिजनेस है वो कुछ ऐसे बिजनेस है जो सपोर्ट करते हैं ट्री प्लांटेशन को, वेस्ट मैनेजमेंट को और सस्टेनेबल प्रोडक्शन मेथड्स को। ये जो टाइप है CSR का, ये हेल्प करता है ताकि हम मेंटेन कर पाएँ इन्वायरमेंटल बैलेंस को और अचीव कर ले सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंडक्टिंग बिजनेस को एक अच्छे, फेयर, ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर करने की। कंपनीज कंपनी से ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है, ऐसी उम्मीद रखी जाती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कस्टमर्स को, सप्लायर्स को और स्टेक होल्डर्स को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करें, एथिकली ट्रीट करें, नैतिकता से उनको ट्रीट करें। मतलब दिस इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग फेयर वेजेस। इसके अंदर ये भी है कि उन एम्प्लॉयज़ को अच्छे से फेयर वेजेस प्रोवाइड करें, उनके लिए वर्किंग कंडीशन सेफ हो, अवॉइडिंग करप्शन को अवॉइड करें, मेंटेन करें प्रोडक्ट की क्वालिटी को। एथिकल CSR हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन। एथिकल CSR हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि वो ट्रस्ट बिल्ड कर पाए, गुडविल, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद सोसाइटी। तीसरा है फिलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिलेंथ्रोपिस्ट होता है परोपकारी, मतलब जो डोनेट करे, मतलब कहते हैं ना रतन टाटा सर वॉज अ
फिलेंथ्रोपिस्ट पर्सन, मतलब वो कितना दान दिया करते थे। सो फिलेंथ्रोपिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू द वॉलेंट्री एक्टिविटी, अपनी मर्जी से करने की जाने वाली एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय कंपनीज से, ताकि सोशल वेलफेयर हो, समाज का भला हो, कम्युनिटी की डेवलपमेंट हो। बिजनेसेस कंट्रीब्यूट टू डोनेशन, बिजनेस जो कंट्रीब्यूट करते हैं डोनेशन के अंदर, स्कॉलरशिप के अंदर, हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर, डिजास्टर रिलीफ के अंदर, एजुकेशनल सपोर्ट और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के अंदर। Companies support NGOs, hospitals, schools, rural projects. This type of CSR improves social well-being. ये जो टाइप है फिलेंथ्रोपिस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR का, वो इम्प्रूव करता है सोशल वेलबिंग और स्ट्रेंथन करता है कंपनी की सोशल इमेज। कोई भी कंपनी अगर काफ़ी, अब मैंने रतन टाटा सर का आपको एग्जांपल दिया, तो सर की जो ये जो टाटा कंपनी थी, हर जगह आप टाटा का नाम सुनते हो, और सर ने बहुत कुछ किया, इतना डोनेशन दिया, इतना स्कॉलरशिप, इतनी हेल्थ केयर सर्विसेज, डिज़ास्टर रिलीफ, ये सब सर ने किए। तो आज अगर उनकी आज वो जब नहीं भी हैं तो भी हम उनका नाम लेके, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ही इज़ उन्होंने अपना एक एग्जांपल सेट कर दिया है ना। तो एज अ CSR हम देखें तो सर की जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो फिलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर उनका सारा काम आया। ठीक है, वॉलेंटरली उन्होंने वो सब एक्टिविटीज़ की, डोनेशन देने की, हेल्प करने की, डिज़ास्टर रिलीफ की, स्कूल्स की, हॉस्पिटल्स की, तो वो सब उन्होंने अपनी मर्जी से किया ना, किसी ने फोर्स तो नहीं किया, नहीं नहीं सर आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं ना। फोर्थ वन इज इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी। इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। कोई भी बिजनेस है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करे, लेकिन रिस्पॉन्सिबली ऑपरेट भी हो, मतलब अच्छे से, नेगेटिव मीन्स नहीं। एक सेकेंड। कंपनीज जनरेट करती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, टैक्सेस अपने पे करे, अच्छे क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस करे, अपने अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करे और सपोर्ट करे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। एट द सेम टाइम दे शुड इंश्योर दैट प्रॉफिट में वो ये चीज़ भी इंश्योर करे कि प्रॉफिट जो वो बना रहे, जो एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं प्रॉफिट बनाने के लिए, उससे सोसाइटी और इन्वायरमेंट को कोई हार्म ना पहुंचे। तो इकोनॉमिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बैलेंस बना के चलती है बिजनेस की ग्रोथ में और सोशल वेलफेयर में। अब सिग्निफिकेंस क्या है? इम्प्रूव कंपनी रेपुटेशन एंड पब्लिक इमेज। CSR जो कंपनी करती है, जो कंपनी अच्छा एजुकेशन में इन्वेस्ट करे, हेल्थ केयर में करे, है ना, तो उनकी उस कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है, सोशल इमेज उसकी काफ़ी अच्छी है। देखते हैं क्या इसमें। CSR इज हेल्प्स अ कंपनी बिल्ड अ पॉजिटिव इमेज इन अ सोसाइटी व्हेन अ कंपनी वर्क्स फॉर सोशल वेलफेयर। जब भी एक कंपनी सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम करेगी, एजुकेशन, हेल्थ केयर या कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, लोगों को ट्रस्ट होने लगेगा उस ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, अब रतन सर की जो टाटा सर की हमारे है ये कंपनी, आज भी लोगों को उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है ना, क्योंकि उसकी सोशल इमेज, उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है। कस्टमर ज़्यादा प्रेफर करेंगे बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम दैट कंपनीज दैट केयर अबाउट सोसाइटी एंड नॉट ओनली अबाउट द प्रॉफिट। बिल्कुल सही बात है ये। कस्टमर्स उन कंपनीज के पास उन कंपनीज के ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज करेंगे जो कंपनी सोसाइटी का सोचती है, सिर्फ अपने प्रॉफिट का नहीं। एक गुड रेपुटेशन, अगर किसी मार्केट में हमारी अच्छी रेपुटेशन है कंपनी की, उसकी वजह से ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होती है और कस्टमर्स की लॉयलिटी बढ़ती है, मिलती है। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो कंपनीज का स्ट्रॉन्ग CSR है, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट ले रखी है पब्लिक से, गवर्नमेंट से, मीडिया से, उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है इनसे। इसीलिए CSR बिकम एन इम्पोर्टेंट टूल। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है कि गुडविल क्रिएट करे और लॉन्ग टर्म सक्सेस इनसे मिले। सेकेंड वन इज इंक्रीजेज एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन। CSR एक्टिविटीज़ मेक एम्प्लॉय फील प्राउड टू देयर ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी कंपनी अगर CSR एक्टिविटीज़ को ध्यान में रख के काम कर रही है, तो उनके एम्प्लॉयज़ को जब वो उस कंपनी में काम करें तो काफ़ी प्राउड फील होता है कि हाँ, हम इस ऑर्गेनाइजेशन के हम पार्ट हैं। व्हेन एम्प्लॉय सी, जब एक एम्प्लॉय देखता है कि उनकी कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है सोसाइटी में, सोशल वेलफेयर में, और एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही है, नैतिकता के पाथ पे चल रही है, तो वो डेवलप करते हैं एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। दिस इम्प्रूव्स, ये इम्प्रूव करता है एम्प्लॉय के मोरल को, मोटिवेशन को, जॉब सेटिस्फेक्शन को, और वर्कर ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ, हम इस
बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का हम हिस्सा हैं तो हम बड़े अच्छे से काम करें ताकि इसका नाम और ऊपर हो। CSR ऑल्सो क्रिएट्स ए हेल्दी वर्क कल्चर। CSR एक हेल्दी वर्क कल्चर भी बनाता है, इक्वालिटी को प्रमोट करता है, सेफ्टी को, एम्प्लॉय के वेलफेयर और सोशल वैल्यूज़ को। एज अ रिजल्ट एम्प्लॉय टर्नओवर डिक्रीज एंड द कंपनी अट्रैक्ट टैलेंटेड पीपल। ठीक है। तीसरा है कंट्रीब्यूट टू सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। CSR कंट्रीब्यूट करता है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, हमने पहले देख लिया है। वन ऑफ द मेजर सिग्निफिकेंस ऑफ CSR, इट सपोर्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के डेवलपमेंट में काफ़ी सपोर्ट करता है। कंपनी जो पार्टिसिपेट करती है स्कूल बिल्डिंग में, एजुकेशन को सपोर्ट करती है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बनाती है, पॉवर्टी को कम करना उनका मेन मोटिव रहता है, हेल्पिंग अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़ को जो हेल्प करती है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को जो हेल्प करी। ये जो एफर्ट्स है ये इंप्रूव करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं नेशन की डेवलपमेंट में। तो CSR ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग सोशल प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। जब सोशल प्रॉब्लम्स को कम करने में CSR का मतलब काफ़ी रोल है, वो काफ़ी हेल्प करती है उसमें, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, इलिटरेसी हो या एनवायरमेंटल पोल्यूशन को लेके बात हो। इसीलिए CSR मेंटेन करती है बिजनेस ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर। ये लाइन बार बार आ रही है तो ये अच्छे से आप याद कर लो इसे। ठीक है। हेल्प इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। CSR एनकरेज कंपनीज टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज रेस्पॉन्सिबली एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डैमेज। बहुत आसान है ये आंसर। ठीक है। ये कंपनीज को इनकरेज करती है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करे अच्छे से और रिड्यूस कर दे इन्वायरमेंटल डैमेज को। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को, जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट को, रिसाइकलिंग, एनर्जी कंजर्वेशन, ट्री प्लांटेशन, रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन। काफ़ी हद तक वही सेम पॉइंट्स है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम करके आए हैं। दिस एक्टिविटीज़ हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। ये जो एक्टिविटीज़ है इससे हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होता है फ्यूचर जनरेशन के लिए। CSR प्रमोट करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आइडिया को। और वेयर इकोनॉमिक ग्रोथ टेक प्लेस, जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ तो होती है लेकिन वो इस तरीके से होती है कि हमारे नेचर को कोई हार्म ना पहुँचे। जब हम हमारे इन्वायरमेंट की केयर करते हैं, कंपनीज ऑल्सो कंप्लाई विद गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड गेन पब्लिक सपोर्ट। कंपनीज भी सरकार की रेगुलेशंस के साथ जुड़ जाती है, इसकी वजह से उनको पब्लिक सपोर्ट बहुत मिलता है। हैंस CSR प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग सस्टेनेबल एंड हेल्दी फ्यूचर। स्ट्रेंथन रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर्स। CSR हेल्प कंपनीज मेंटेन गुड रिलेशनशिप। CSR हेल्प करता है कंपनी के अच्छे रिलेशनशिप हो स्टेक होल्डर्स के साथ, जैसे कि कस्टमर्स के, इन्वेस्टर्स के, एम्प्लॉयज, सप्लायर, गवर्नमेंट एंड लोकल कम्युनिटीज़ के साथ। व्हेन अ बिजनेस एक्ट एथिकली, जब एक बिजनेस एथिकली मतलब काम करता है, अच्छे से काम कर रहा है वो और फुलफिल कर रहा है अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, स्टेक होल्डर्स को ऑटोमेटिकली उनके ऊपर ट्रस्ट डेवलप होता है, कॉन्फिडेंस आता है उस ऑर्गेनाइजेशन पे। और इन्वेस्टर्स आर मोर विलिंग टू इन्वेस्ट। इन्वेस्टर्स उन कंपनीज में, उन ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे जो कि सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनीज है, क्योंकि वो उन्हें काफ़ी रिलायबल और स्टेबल कंपनीज कंसिडर करके चलते हैं। गुड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप रिड्यूसेस कन्फ्लिक्ट। अगर स्टेक होल्डर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स हैं तो कन्फ्लिक्ट कम होंगे, कोऑपरेशन बना रहेगा कंपनी और सोसाइटी के बीच में। सो द अल्टीमेट ये है जो है, दिस अल्टीमेटली हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन अचीव लॉन्ग टर्म ग्रोथ। कंक्लूजन, यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंकरेज करता है बिजनेस को रिस्पॉन्सिबली एक्ट करे टुवर्ड सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट, और इंक्लूड इन्वायरमेंटल, एथिकल, फिलेंथ्रोपिस्ट, इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी एज इट्स टाइप, और कंट्रीब्यूट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर में। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्या कंसेप्ट है ये ट्रेनिंग का और डेवलपमेंट का, ठीक है, और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, जो फोकस करते हैं, एक सेकेंड, जो फोकस करते हैं उनकी नॉलेज को इम्प्रूव करने में, स्किल्स, एबिलिटीज़, ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ एम्प्लॉय। इट हेल्प्स एम्प्लॉयज़, ये एम्प्लॉय को हेल्प करता है कि वो परफॉर्म कर पाएँ प्रेजेंट जॉब इफेक्टिवली अच्छे से, एंड प्रिपेयर करें उन्हें फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। ट्रेनिंग क्या, ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयज़ को बताया जाता है स्पेसिफिक स्किल एंड नॉलेज के बारे में जो रिक्वायर होती है किसी भी पर्टिकुलर जॉब को एफिशिएंटली करने के लिए। ये बेसिकली जॉब ओरिएंटेड होता है और शॉर्ट टाइम के लिए होता है इन नेचर। डेवलपमेंट क्या, एक ओवरऑल ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट है एम्प्लॉय की फ्यूचर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके,
फोकस करता है एनहांसिंग मैनेजरियल एबिलिटीज़, लीडरशिप क्वालिटीज़, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये काफ़ी ब्रॉडर टर्म है और लॉन्ग टर्म है नेचर के अंदर। बोथ ट्रेनिंग और डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इम्प्रूव करता है स्किल एंड नॉलेज को एम्प्लॉय की। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हेल्प एम्प्लॉय गेन बेटर एथिकल नॉलेज एंड कम्युनिकेशन एबिलिटीज, जॉब रिलेटेड स्किल्स। ठीक है, एम्प्लॉय मॉडर्न मेथड सीखता है, नई टेक्नोलॉजी सीखता है, जिसकी वजह से वो इम्प्रूव करता है अपनी वर्क एफिशिएंसी को। स्किल्ड एम्प्लॉय जो है वो काफ़ी स्किल्ड एम्प्लॉयज़ कैन परफॉर्म टास्क मोर एक्यूरेटली, ज़्यादा अच्छे से अपने टास्क को कवर कर पाता है और कॉन्फिडेंटली, जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है और ऑर्गेनाइजेशन में एरर्स को कम करता है, मिस्टेक्स को कम कर देता है। सेकंड वन इज इंक्रीजेज ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी। अगर एक एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, उसके अंदर अच्छी स्किल नॉलेज है, तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एक वेल ट्रेन वर्कफोर्स ज़्यादा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करता है। एम्प्लॉय ज़्यादा कैपेबल होते हैं टास्क को कम टाइम में एक्यूरेटली और क्विकली करने के लिए। इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, अगर किसी भी एम्प्लॉय की अच्छी परफॉर्मेंस है वो डायरेक्टली इंक्रीज करती है ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तीसरा है हेल्प एम्प्लॉय टू अडॉप्ट टू चेंजेस। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फेस करती है काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को, ग्लोबलाइजेशन से, चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट, और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेके आती है जो हेल्प करते हैं एम्प्लॉय को कि वो नई टेक्नोलॉजी, मेथड और सिस्टम को सीख पाएँ। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ प्रिपेयर करती हैं एम्प्लॉयज़ को ताकि वो फ्यूचर चैलेंजेस को फेस करें, चेंजिंग वर्क कंडीशंस को इफेक्टिवली उनको लेके चलें। ठीक है, दिस अडेप्टेबिलिटी हेल्प ऑर्गेनाइजेशन रिमेन कॉम्पिटिटिव। एनहेंस एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड मोरल। एम्प्लॉय को काफ़ी वैल्यूड और इम्पोर्टेंट वही पीछे वाले CSR वाले पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉय को काफ़ी अच्छा फील होता है, वैल्यूड लगता है, रिस्पेक्टेड फील होता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करेगी। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्निंग और कैरियर एडवांसमेंट। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगी उनकी कैरियर के डेवलपमेंट हो, तो उससे उनका कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन और जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। मोटिवेटेड एम्प्लॉय ज़्यादा कमिटमेंट शो करते हैं टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और परफॉर्म करते हैं अपनी ड्यूटीज़ को विद एंथुसियाज्म, उत्साह के साथ अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं। रेड्यूसेस एम्प्लॉयज़ टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंप्रूव्स एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से किसी भी एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन को बढ़ाया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है, क्रिएट बनाए जाते हैं, काफ़ी करियर अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छा बनाया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और एम्प्लॉय ज़्यादा पसंद उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहना पसंद ज़्यादा वो करता है जिसमें उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ को सपोर्ट मिले। इसकी वजह से एम्प्लॉय टर्नओवर कम होता है, एब्सेंटिज्म कम होता है और रिक्रूटमेंट कॉस्ट कम होती है। वाइल मेंटेनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी। डेवलप्स फ्यूचर लीडर्स। वही सेम पॉइंट्स, डेवलपमेंट प्रोग्राम आइडेंटिफाई करते हैं टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को, प्रिपेयर करते हैं फॉर मैनेजरियल स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को लीडरशिप स्किल्स देते हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, क्वालिटीज़ उनके अंदर लेके आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स उन्हें बताते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स उनके अच्छे करते हैं ताकि वो थ्रू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज से उनके ये सब पॉइंट्स अच्छे करते हैं। दिस इंश्योर्स, ये इंश्योर करता है कि उनके जो अवेलेबिलिटी ऑफ कैपेबल लीडर्स हो, उनके पास अच्छे फ्यूचर लीडर्स बने रहें। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क। ट्रेनिंग हेल्प एम्प्लॉय अंडरस्टैंड द वर्क स्टैंडर्ड्स। ट्रेनिंग जो होती है उसमें एम्प्लॉय को पता चलता है कि क्या वर्क स्टैंडर्ड्स है, क्या प्रोसीजर है, क्या रिक्वायरमेंट है काम मतलब उसको इफेक्टिवली करने की। एज अ रिजल्ट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इम्प्रूव होती है। बेटर क्वालिटी कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ाती है, ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को भी बढ़ाकर चलती है। प्रमोट करती है पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट को। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एनकरेज करता है टीम वर्क को, कोऑपरेशन को, डिसिप्लिन को और इफेक्टिव कम्युनिकेशन को एम्प्लॉयज़ के बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड अमंग एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ बिकेम मोर कॉन्फिडेंट। एम्प्लॉय काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करता है, काम कर वर्क एंड कैपेबल ऑफ वर्किंग टुगेदर एफिशिएंटली। पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट रिड्यूसेस कन्फ्लिक्ट। वही बातें, एक अच्छा अगर इन्वायरमेंट है तो कन्फ्लिक्ट कम होंगे, स्ट्रेस कम होगा, हेल्दी रिलेशनशिप बनेंगे ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ये कंक्लूजन है।
ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर इसेंशियल फॉर बोथ एम्प्लॉय ग्रोथ और ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। जॉब रिलेटेड स्किल और एफिशिएंसी में ट्रेनिंग में इंप्रूव होते हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। ये प्रोग्राम इंक्रीज करते हैं प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन, एडेप्टेबिलिटी, लीडरशिप इक्वालिटीज़ एंड वर्क क्वालिटी को। इसीलिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक स्किल्ड वर्कफोर्स को बिल्डअप करने के लिए और लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम परफॉर्मेंस अप्रेजल से स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में सिर्फ 3 क्वेश्चन करने वाले हैं हम। और किसी को भी देखो 3 को एग्ज़ाम है, आज 31 है, अगर 3 तक भी हम 2 की शाम तक मुझे लग रहा है हम कवर अप कर लेंगे, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आज जो मैंने 3 करवाए हैं तो ये 3 आप कर लो। ये ना हो कि आप ये करो ना उस दिन फाइनल दिन आपको नहीं हमारा हुआ नहीं, देन इट्स नॉट माई फॉल्ट। मैं बस यही चाहूँगी कि मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं, आप अच्छे से इन्हें करो। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। कोई डाउट हो आपको तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, या कुछ और चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।